Hello friends and welcome to my channel. In this video we are going to learn about the Indian Councils Act of 1861 and 1892. मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल इंडिया में ख़त्म हो जाता है बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. चलिए देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम इस एक्ट के देखते हैं. पहला फीचर क्या है? इट प्रोवाइडेड द वायसरॉय that the viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. इसका मतलब ये है कि इस एक्ट ने ये प्रोविजन किया कि जो वायसरॉय हैं, अब ये वायसरॉय कौन भाई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हुआ 1858 में और ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो ख़त्म हो गया और उसके जगह पर वायसरॉय ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है ये क्रिएट होता है. तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट का पहला इंपॉर्टेंट फीचर है डेट इट प्रोवाइडेड कि जो वायसरॉय हैं वो कुछ इंडियंस को अपने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में अपने काउंसिल में रख सकते हैं. क्योंकि ब्रिटिशर्स अब ये सोच रहे थे कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ये नेसेसरी है, ये जरूरी है कि इंडियंस का इंक्लूजन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट किया जाए. ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने रखना स्टार्ट किया. तो 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग है उस समय के जो वायसरॉय, इनफैक्ट लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहले वायसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के. तो जो लॉर्ड कैनिंग थे ये 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में बुलाते हैं. ये थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण. ठीक है, जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हमने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के आते आते जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में मैंने आपको बताया था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन हुआ था. ठीक, अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या कि पावर को वापस देना. किसको वापस देना? जो प्रोविंसेस है इनको जो लेजिस्लेटिव पावर है ये वापस दिया गया. सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज आर रीस्टोर्ड. सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर. Third important feature is that it provided that Viceroy will make some rules for the convenient transaction of business in the council. मतलब कि legislative council को चलाने के लिए और भी जो important executive council थी Viceroy को, उसको चलाने के लिए जो Viceroy है वो important terms जो है वो सेट कर सकते हैं. तो जो लॉर्ड कैनिंग जो पहले Viceroy थे उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया. अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि स्पेशल डिपार्टमेंट बनाना अलग अलग चीज़ों के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज के डेट में अगर हम देखें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अब उसमें प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसका क्रिएशन करते हैं. जैसे मान लीजिए डिफेंस के लिए एक डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए एक डिपार्टमेंट, फाइनेंस के लिए एक. ठीक है, तो उसी तरह से जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कैनिंग ने विद द हेल्प ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. इज इट ओके? तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट. अब ये खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है. चलिए अब इंडियन काउंसिल एक्ट के जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास, इनको लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दिया और नए लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन हुआ. कौन कौन से? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मतलब जो हमारा राजस्थान और उस समय का अभी का जो पाकिस्तान का जो रीजन है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आता था. तो नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए
और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ क्रिएट हुए? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में इन द ईयर 1862, 1866 एंड 1897. The fifth and the last important point of the Indian Council Act is that it empowered the Viceroy to issue ordinances. Now suppose एक कंडीशन है, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल मान लो किसी इमरजेंसी कंडीशन में वर्क नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में जो वायसराय है लेजिस्लेटिव काउंसिल के परमिशन के बिना लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, और ऐसे केस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस बनाना. ठीक है, मतलब कि ऑर्डिनेंस मतलब जब एक नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से लॉ नहीं बनता है और इमरजेंसी सिचुएशन में जब वायसराय को ये पावर था कि वो लॉ बना सकते हैं, तो ऐसे लॉ को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस. और ऐसे जो ऑर्डिनेंस बनते हैं इनका जो लाइफ मैक्सिमम कितना था? 6 मंथ्स का. ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के. चलिए अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. जैसा कि मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस का, मतलब जितना हो सके अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेनिफिट, इंडियंस का जो इंक्लूजन है ये इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन में करना चाहिए. ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में इट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, मतलब इंडियंस, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे इनके नंबर को इंक्रीज कर दिया गया इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इनका जो नंबर, संख्या इनकी बढ़ा दी गई. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम खाली लॉ बनाना नहीं है, बजट के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं उनसे वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं. तो ये सारे जो फंक्शंस है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंक्लूड किए गए. द पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव. नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर. मतलब कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनका नॉमिनेशन भी हो सकता है. कहाँ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. कौन करेगा? वायसराय करेंगे. किसके एडवाइस पर? ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स. मतलब कि बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एडवाइस पर जो वायसराय है कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. और इसी के जैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर के पास ये राइट है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज एंड यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन एंड जमींदार्स, वो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है दोनों, जहां हम देखते हैं कि कैसे अब सेंट्रलाइजेशन के बाद डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये ब्रिटिश इंडिया में स्टार्ट होता है. ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. मैं ऐसे ही और भी कंटेंट्स लेकर आने वाला हूँ. Thank you very much for watching and have an awesome day ahead. Thank you.